चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है न्यू स्कीम फॉर स्क्रूटनी 143 3A, कोई 3A से लेके 3C तक कुछ निकाला गया, न्यू स्कीम निकाली गई स्क्रूटनी के लिए। देखो चक्कर क्या होता था कि जब भी एओ जब के पास केस लगता था, समझ में आ रहा है, एओ के पास केस लगता था और एओ के पास असेसी भागता हुआ जाता था और असेसी यहाँ पे बैठ के वहां पे बातचीत करता था, तो एओ कहता था कि अच्छा तुम्हारी वॉच मेरे को अच्छी लग रही है। एओ क्या कहता था, तुम्हारी वॉच बड़ी अच्छी है, कौन सी कंपनी की है? तो ये कहता था क्या, असेसी कहता था सर बताइए, आपको भी दिलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ? यहाँ पर क्या होता था, अंडर द टेबल पैसा देने की बात होती थी यहाँ पर ऐसे कि अच्छा तुम्हारा वॉच बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा सर भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए सर, गर्मी काफ़ी है, एसी भिजवा देंगे, आजकल हॉट सीजन बड़ा आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ऐसे को करने के लिए उन्होंने बोला कि तो एओ क्या हो जाता था कि बायस हो जाता था, बायस मतलब कि ये पैसा ऐसा खाता था और उसके लिए क्या होता था कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता था। तो इस चीज के लिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, किसमें, असेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, ये नई स्कीम लेकर आए। इस नई स्कीम के तहत हुआ क्या, इसमें क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में make the scheme for the purpose of making the assessment of total income or losses of the assessee under section, जिसका स्क्रूटनी असेसमेंट लग रखा है 143(3) में, 143(3) में जिसका स्क्रूटनी असेसमेंट हो रहा है, so as to impart greater efficiency, transparency, accountability by eliminating the interface between the असेसिंग ऑफिसर एंड दी एसएससी। उन्होंने बोला कि भाई इसको हम क्या करते हैं, दोनों को मिलने नहीं देंगे, जरूरी नहीं है दोनों का मिलना। यहां पर क्या बोला कि कुछ ऐसी चीजें यहां पे बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि भाई एओ और असेसी नहीं मिलेंगे, इंटरफेस नहीं होगा दोनों का बीच में। कब तक नहीं होगा सर, टू दी एक्सटेंट, कहां तक, इन दी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, टू दी एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली क्या है फिजिबल, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकली, जो टेक्निकल चीजों से हम अगर डेटा एक्सेस कर सकते हैं असेसी का, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है आप अपने रिटर्न भेज दो, आपने भेज दिया, हम आजकल बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, तो तुम उससे क्या होता है कि जितना फिजिबल हो सकता है उतने तक तो तुम्हें मिलने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों को मिलने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों को नहीं मिलने की जरूरत है, जब तुम दोनों मिलोगे ही नहीं, तो वैसे भी पता है कि फोन पर गवर्नमेंट ऑफिसर कभी भी पैसों की बात नहीं करता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये सब पर्सनल मीटिंग से होता है, तो इनकी पर्सनल मीटिंग को रोक दिया गया है यहां पर। समझ में आ रहा है? और ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन किया थ्रू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। समझ में आ रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड असेसमेंट विद डायनामिक जुरिस्डिक्शन, टीम बेस्ड असेसमेंट विद डायनामिक जुरिस्डिक्शन में मतलब कुछ लोग क्या करेंगे, उसका डेटा जिन जिन के पास होगा वो लोग उस डेटा के से, मतलब जो एओ है उनसे वो कलेक्ट करेगा और वो टीम बेस्ड असेसमेंट वो खुद करेंगे, लेकिन ये मीटिंग वगैरह इनके बीच में नहीं होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजन वो लेकर आए एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि उन्होंने बोला कि कुछ टीम बेस्ड असेसमेंट होगा, चलो ठीक है, यहाँ पर जाके एक दूसरे से डेटा पूछ सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द स्कीम डायरेक्ट कर सकता है, किसको डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन, जो भी कोई प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है कि कोई भी प्रोविजन है या तो तुम पे अप्लाई नहीं करेगा या फिर अप्लाई करेगा विद सर्टेन एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन और अडॉप्शन और अडेप्टेशन। समझ में आ रहा है? यानी कि क्या बोल रहा है कि जो यहां पर प्रोविजन हम बनाएंगे, यहां पर हम नई स्कीम लेके आएंगे और नई स्कीम में हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, और इसमें जो भी स्कीम बनाएंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि कुछ लोगों को बोल सकता है कि उसके पास पावर है कि तुम लोगों पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, या फिर अप्लाई होगी तो विद सर्टेन कंडीशन अप्लाई होगी। समझ में आ रहा है? यस। एवरी नोटिफिकेशन इशूड, जो भी इशू किया गया, ठीक है, उसको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन है, जल्दी बताओ, बोलो। राज्यसभा और विधानसभा, वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ,
कुछ नहीं था इसमें, सिंपल इतना था कि भाई गवर्नमेंट ऐसी ऐसी स्कीम बनाएगी और उसके पास पावर है, कुछ लोग इसके उसको कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने मीटिंग को नहीं रखा है, जिसके लिए किस लिए दोनों की पर्सनल मीटिंग को रोका गया है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144, खतरनाक, क्या बोला था मैंने इसको, हमेशा मैं बोलता हूं खतरनाक, खतरनाक असेसमेंट। क्यों? क्योंकि भैया अभी पता लगेगा आपको, समझो 143(1) का जो इंटीमेशन आता था, आपको याद है 143(1) का जो इंटीमेशन आता था कि जिसमें हम कहते थे कि सर आपको पेबल बनेगा या फिर, बोलो, अरे बोलो, इंटीमेशन जो था सॉरी 142(1) का, सर 1 के रिस्पॉन्स में, 142(1) के रिस्पॉन्स में अगर आपने यहां पर रिटर्न फाइल की या फिर आपने 143 में रिटर्न फाइल की, ठीक है, तो आपको एक इंटीमेशन आता था 143(1) का, याद आ रहा है, जिसमें आपका या तो पेबल बनता था या तो रिफंड बनता था, याद आ रहा है, अरे बोलो, इंटीमेशन में। यस सर। यस सर। तो अब जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता था, स्क्रूटनी में 143(3) का जो असेसमेंट होता था, उसमें भी क्या आपको रिफंड और पेबल की बात होती थी, यस, रिफंड और पेबल की बात होती थी, तो वो फिर हमें दे देते थे। लेकिन 144 की जब हम बात करेंगे तो इसमें एओ आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं घटाएगा, इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं घटाएगा और आपका रिफंड कभी भी नहीं बन सकता है इस केस में। इस सेक्शन में अगर एओ ने आपका केस खोल दिया एक बार, तो आपका रिफंड तो कभी बनेगा नहीं, जितनी टैक्स लायबिलिटी थी उससे बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसीलिए ये खतरनाक है या नहीं है? यस सर। देखो, अंडर दिस सेक्शन क्या हो रहा है, असेसमेंट शैल बी मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जो भी उसको अच्छा से उसकी नॉलेज में जो कुछ भी लगता है कि तुम्हारी ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, जैसा उसको लगता है वैसा वो अपना रेलिवेंट मटेरियल के को कंसीडर करते हुए असेसमेंट कर डालेगा। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, यहां पर क्या टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है? ना सर, कैन नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी बाय द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन 144 के अंदर में नहीं। क्या कभी भी रिफंड बनेगा? नहीं सर, रिफंड यहां पर कभी भी नहीं अलाउ किया जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें 144 का ये बेस्ट जजमेंट जो है, खतरनाक वाला जो जजमेंट है वो हो सकता है? आपके खिलाफ ये खतरनाक वाला जजमेंट हो सकता है। सर कब हो सकता है? सबसे पहला, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं की है 139(1) में, 139(1) में आपने नॉर्मल रिटर्न बोलते थे हम इसको, नॉर्मल रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की, या फिर आपने फाइल नहीं की और 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं की, या फिर आपने फाइल तो किया है बट उसमें कुछ एरर और ओमिशंस थे, आपने रिवाइज्ड नहीं किया, अपना 139(5) में आपने रिवीजन नहीं किया उसका, तो भी आपका केस जो खुल सकता है 144 में खुल सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। दूसरा उसने बोला कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, किस चीज से सर कंप्लाई नहीं किया? द टर्म्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), सर जो मैंने यहां पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, सर मैंने आपको कहा था कि अपनी रिटर्न फाइल करो 142(1) में, 1 में मैंने रिटर्न फाइल करने के लिए बोला था और 1, 2 और 3 में मैंने आपसे डॉक्यूमेंटेशन मंगाई थी, तो वो दोनों को ही आपने फॉलो नहीं किया, मैं आपके खिलाफ क्या कर सकता हूं? 144 में बेस्ट जजमेंट कर सकता हूं। दूसरा क्या बोला? कंप्लाई नहीं किया डायरेक्शन, सर स्पेशल ऑडिट, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, स्पेशल ऑडिट के लिए बोला था मैं, आपने नहीं करवाया, कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है, आपने कोई चीज करने नहीं दी, तो मैं आपके खिलाफ बेस्ट जजमेंट कर सकता हूं, ठीक है। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी, नोटिस कौन से में लिखा हुआ है सर? 143(2) रिक्वायरिंग हिज प्रेजेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं आए, आप तो समझ गए, वही उस चीज को आपने सीरियस ले लिया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस चीज को आप सीरियसली लेके बैठ गए। मैंने आपको बुलाया कि आप प्रेजेंट हो जाओ, आके आप नहीं आए। मैंने कहा कि प्रोडक्शन दो, यानी किस चीज की सर? एविडेंस दो हमें, और डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो दो, आप नहीं लाए, मैं आपके खिलाफ कर सकता हूं 144 में बेस्ट जजमेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
बोलो, आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, इन एनी ऑफ द गिवन केस सिचुएशन असेसिंग ऑफिसर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन। इसमें से वो क्या कर सकता है, ऑब्लिगेशन है उसके पास। अच्छा, क्या जो ये बेस्ट जजमेंट है ये डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर मतलब चाहे वो अगर वो करेगा, मतलब मर्जी है क्या उसकी? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर है या फिर ये मैंडेटरी पावर है? मैंडेटरीली तुम्हें नेचर में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर। ये रूल्स में, ये हमारे एक्ट में लिखा गया है। ये तुम्हारा जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि तुमने कि असेसी ने ऐसा ऐसा कुछ किया है और आपने बेस्ट जजमेंट किया ही नहीं, आप उसका केस खोल ही नहीं रहे हो उसमें। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर ऐसा ऐसा होता है तो आपको खोलना पड़ेगा उसका केस, किसमें? 144 में। ये मैंडेटरी इन नेचर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। अब समझो कि मैं कहता हूं कि आप लोगों की कंपनी थी, आपने रिटर्न नहीं भरी, मैं कह रहा हूं अरे आपके घर नोटिस ठोक दिया मैंने। किस चीज का नोटिस ठोक डाला सर? 144 में मैं आपका असेसमेंट कर दूंगा। आपका असेसमेंट मैंने 144 में कर दिया। क्या ये आपके लिए इनजस्टिस वाली बात है या नहीं है? क्योंकि भाई हो सकता है कि आपके घर में कोई परेशानी हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंडिविजुअल बंदा है, बीमार पड़ गया, या फिर वो बाहर था, उसके पास इंटीमेशन नहीं आ पाई, कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं की है। समझ में आ रहा ही नहीं है क्या? या फिर इन चीजों से वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, उसे कोरोना था, वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, आपने 144 के अंदर में बेस्ट जजमेंट कर दिया। आप रोगे या नहीं रोगे? रोगे सर। तो इसलिए लॉ ने बोला कि 144 में जजमेंट करने से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्यों ना मैं आपका असेसमेंट कर डालूं, किसमें? बेस्ट जजमेंट में 144 में मैं आपका जजमेंट असेसमेंट कर डालूं। आपका रिप्लाई आएगा, अगर सेटिस्फैक्टरी लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो मैं आपका ओपन कर दूंगा, या फिर आपने रिप्लाई ही नहीं किया तो फिर मैं आपका ओपन कर दूंगा केस, किसमें? 144 में सर। एक्सेप्शन दी गई यहां पे। एक्सेप्शन में क्या बोला गया? कह रहा है कि सर सच अपॉर्चुनिटी नीड नॉट बी गिवन, यानी कि जो आपको ओबीएच दे रहा हूं मैं, ओबीएच बोले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट में दे रहा हूं, वो देने की जरूरत नहीं है अगर आपने नोटिस इशू कर रखा है 144(1) का। ये हमने सर पहले भी पढ़ा था 142(1) का। 142(1) में मैंने या तो आपसे बोला हो कि रिटर्न फाइल कर दो अपनी। 142(1)(2) या फिर 3 में मैंने प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए आपसे। ठीक है, मैंने इसका नोटिस अगर आपको दे रखा है ना, तो समझ जाओ इसका, अब इसकी अवेलना अगर आपने कर दी तो भैया 144 में सीधा डायरेक्ट मैं खोल सकता हूं आपका असेसमेंट विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। अगर मैंने ये वाला दिया है तो इसको मान के चलो कि अगर इसकी अवेलना आपने कर दी, मैंने ये एक तरीके की इंटीमेशन है या नहीं है? मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई आपके पास कि भाई अपनी रिटर्न फाइल कर दो, मेरे को दे दो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। 142(1) का मैं नोटिस देते जा रहा हूं आपको, और फिर भी नहीं मान रहे हो आप। अगर फिर भी नहीं माना तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने की जरूरत नहीं है। कहीं आप बोलो कि तुमने ये वाला नोटिस, देखो क्वेश्चन में आ सकता है कि एक मिस्टर एक्स इंडिविजुअल था, उसने अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं की, उसको नोटिस गया 142(1) का नोटिस गया, और उसने इसको कंप्लाई नहीं किया तो उसको बेस्ट जजमेंट हो गई उसकी। बट असेसी कहता है कि नहीं, आप ओबीएस देने से पहले आप असेसमेंट मेरा नहीं कर सकते। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, या फिर सही है या नहीं है? ऐसा कुछ बना के आपको दे सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं है? बोलो। छोटा है बट टाइम लिमिट सर, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का क्या मतलब हो गया सर? 153 में 153(1) में टाइम लिमिट क्या है, जल्दी बताओ सर। वो कहता है कि 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जिस प्रीवियस ईयर का केस चल रहा है, यानी कि 144 में खुल रहा है, उसके असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने, उसके असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने। सर 1920 का केस खोला गया है, असेसमेंट ईयर हो गया हमारा 2021, इसके एंड से 12 महीने सर, 12 महीने के अंदर, यानी कि 31 मार्च
2022 तक हमको क्या कर देना है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट आ जाएगा। याद कर ले, ये जो टाइम लिमिट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना असेसमेंट में, ठीक है, 12 महीने, ठीक है, यस सर। अदर पॉइंट्स में क्या लिखा गया, अदर पॉइंट में बोला कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि या फिर वो सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है विद द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स, या फिर उसको लगता है कि जो मेथड मैंने हमें तुमने बताए हैं किसमें सर 145(2) में आईसीडीएस मैंने इशू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तुमने उसको रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम बार बार चेंज कर रहे हो, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, मे मेक एन असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144। खबरदार, अकाउंटिंग जो आईसीडीएस मैंने बोले थे, आईसीडीएस बताए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर रखे हैं आईसीडीएस, पीजीबीपी और अदर सोर्स को के लिए तो तुम्हें अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कैपिटल गेन है या फिर तुम्हारा क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सैलरी की इनकम है, तो इनके लिए तुम्हें कोई भी अकाउंटिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाले केस को समझ में आ गया पूरा? हाँ जी सर। चलो आ जाओ। अब पावर क्या है यहाँ पे पावर पूछ रहा है किसकी सर, जेसी की। जेसी बोले तो जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के बारे में पूछ रहा है। वो कहता है कि भैया जेसी जो है ना, अपने नीचे वाले एसी एंड डीसी एंड आईटीओ, यही था, इन लोगों को क्या कर सकता है, अगर असेसमेंट इन लोगों के पास है तो इन लोगों को सुओ मोटो खुद से बोल सकता है कि जिनकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है, केस की प्रोसीडिंग जो है वो अभी पेंडिंग है, कुछ केस की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, लेकिन असेसमेंट पूरा होने के बाद ऐसा नहीं, केस की प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसके पास सर, एसीडीसी और आईटीओ के पास, तो इनको वो डायरेक्शन दे सकता है कि एक काम करो, मैं गाइडलाइन बता रहा हूं कि तुम्हें इसके थोड़े से मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाओ और एविडेंसेस वगैरह दिखाओ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह एविडेंसेस वगैरह मंगवा सकता है सुओ मोटो भी, और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एसीडीसी और आईटीओ, इन लोगों के रिक्वेस्ट पर भी, या फिर असेसी जो कह रहा है, असेसी कह रहा है कि सर ये जो मेरा केस जिनके पास है ना वो बड़े ही खड़ूस आदमी है, वो सुनते नहीं है हमारी, वो सुन नहीं रहे हैं, या फिर मेरे को ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, ये झूठी इनकम हमारे को दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ऐसा कुछ दे रहे हैं, तो प्लीज आप जो है वो आप हमारा असेसमेंट करो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ असेसी। असेसी ऐसा बोल रहा है तो भी वो क्या कर सकते हैं, बोलो, उसका केस वगैरह देख सकते हैं और गाइडेंस इशू कर सकते हैं, किसको सर, इन लोगों को गाइडेंस इशू कर सकते हैं, किस चीज के लिए, फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, जब ये गाइडेंस इशू करेंगे और ये जो डायरेक्शन दिया गया, ठीक है, ये जो डायरेक्शन दिया गया और ये जो असेसमेंट करेंगे, देखो आ जाओ पहले एक बार देख लेते हैं क्या है। जॉइंट कमिश्नर यानी जेसी क्या बोलता है, एट हिज ओन मोशन या फिर रेफरेंस मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर ने उसको बोला, यानी उनके नीचे के ऑफिसर्स, ठीक है, उन्होंने रेफरेंस मेड किया, या फिर एप्लीकेशन मेड किया, किसने सर, असेसी ने मेड किया। उन्होंने बोला कि कॉल कर, वो जेसी कह रहा है कि जेसी में कॉल फॉर एन एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन विच असेसमेंट इज पेंडिंग, जिसमें असेसमेंट पेंडिंग है उसके एग्जामिन करने के लिए मंगवा सकता है, क्या चीज सर, रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द केसेस, नेचर ऑफ कुछ नेचर उनका अजीब सा है तो उनका चीजें मंगवा सकता है। जैसे मैंने बोला था कि एक आईटी डिपार्टमेंट का है तो वो बोलेगा कि सर एसीडीसी जो नए लगे हैं, जिनके पास केस चल रहा है वो नए हैं अभी, तो उनको इतनी समझ नहीं है, तो तुम मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैं वो वाला जो है असेसमेंट को पूरा करने में हेल्प करूंगा, तुम्हारी गाइडेंस नोट इशू कर दूंगा, या फिर गाइडेंस में तुम्हें दूंगा, ठीक है। अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है या फिर अदर रीजंस की वजह से वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है डायरेक्शन एज ही थिंक्स फिट फॉर गाइडेंस ऑफ assessing officer to enable him to complete the assessment and such direction shall be binding on the assessing officer। क्या वो मानने से इनकार कर सकता है assessing officer? नहीं सर, मानने से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात समझना, डायरेक्शन विच इज प्रूजुडिशियल यानी हानिकारक है, बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक क्या चीज है सर, ये जो डायरेक्शन इशू किया गया है असेसी के लिए वो हानिकारक है। किसने डायरेक्शन इशू किया सर, जेसी ने, तो इस डायरेक्शन को इशू करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, किसको सर, असेसी को पहले वो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, और फिर
एंड हाउएवर डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे दिया, मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करो। ये डायरेक्शन, क्या ये डायरेक्शन जो है ये हार्मफुल है एसएससी के लिए? अरे भाई हार्मफुल तो तब होगा ना जब उसके अगेंस्ट में कुछ जा रहा है। मैं तो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का अगर मैंने डायरेक्शन दिया है तो इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी प्रूजुडिशियल टू दी असेसी। असेसी को प्रूजुडिशियल नहीं है और उससे पहले ओबीएच नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कंप्लीट है? अरे बोलो सर फर्स्ट लाइन बताना। फर्स्ट लाइन कौन सी? ये कॉल नोट पॉइंट की फर्स्ट लाइन। नोट ये वाली फर्स्ट लाइन, ये वाली? यस सर। अरे मैंने बोला कि जो हानिकारक है, यानी कि अगर ये जो डायरेक्शन दे सकता है ना उनको जेसीएसी को कि ऐसा करो तुम असेसमेंट, ये डायरेक्शन दे रहा और वो डायरेक्शन अगर प्रूजुडिशियल है टू दी एसएससी, एसएससी के खिलाफ जा रही है, हानिकारक है एसएससी के लिए, समझ में आ रहा है? उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हंट देनी पड़ेगी पहले, डायरेक्शन से पहले, ऐसा करने से पहले। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा एसएससी को? यस चलो आ जाओ, लास्ट हो गया हमारा। नहीं, इसके बाद एक और छोटा सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम पढ़ा करते थे अकाउंटिंग में बचपन में, लेकिन अब यहाँ पे है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। क्या बोल दिया गया इसमें? 154 में क्या बोल दिया गया? बोल दिया गया, सुन लो भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर से भी गलती हो सकती है। आखिर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो भी क्या है? वो भी क्या है? इंसान है। और इंसान जो बना है वो गलतियों का पुतला है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। बोला गया कि अन इनकम टैक्स अथॉरिटी इज एम्पावर्ड सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय द असेसी टू रेक्टिफाई द मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द ऑर्डर। एक ऑर्डर पास किया उन्होंने, जैसे कि 143 में 143(3) में एक ऑर्डर पास कर दिया उसने असेसमेंट का, स्क्रूटनी असेसमेंट का ऑर्डर पास कर दिया। और ऑर्डर पास करते ही बोला कि तुम्हारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि असेसी को लग रहा है कि ये तो बहुत गलत निकाला इन्होंने, मैं तो नहीं मानता ये चीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक बार दोबारा चेक कीजिए और 154 में उसको रेक्टिफाई कीजिए। क्या रेक्टिफाई हो सकता है? यस सर रेक्टिफाई हो सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर रेक्टिफाई कर सकता है 154 के अंडर में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। क्या वो सुओ मोटो उसको पता लगता है कि यार ये मुझसे गलती हो गई है? ऐसा नहीं था, मैंने इसको, ये नया प्रोविजन आया, मैंने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया और गलत एसएससी पर लगा दिया, तो क्या मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं मेरे ऑर्डर को? यस सर मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं। कब कर सकता हूं सर? अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, दिख रहा है सामने से कि अपरेंट फ्रॉम द ऑर्डर से दिख रहा है कि भाई ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तो मैंने उस पर कर दिया। या फिर यहां पर गलती किस चीज की भी हो सकती है? बोलो। गलती यानी कि ये नहीं कि इसकी ज्यादा कर दी, यहाँ पे ज्यादा बनता था पर असेसिंग ऑफिसर ने इसका कम टैक्स निकाल दिया, कम टैक्स का ऑर्डर निकाला, तो उसको भी वो रेक्टिफाई करके ज्यादा टैक्स का ऑर्डर निकाल सकता है। अच्छा, अमेंडमेंट कर सकता है किसमें? अमेंड कर सकता है एनी इंटीमेशन इशूड, जो भी इंटीमेशन इशू किया गया था। ठीक है, 143(1) में इंटीमेशन इशू किया गया था रिफंड और पेबल का, उसको वो दोबारा अमेंड कर सकता है। और अमेंड कर सकता है वो 200A1 यानी टीसीएस टीडीएस जो इंटीमेशन जाती है, टीसीएस टीडीएस जैसी जमा कर देते हैं हम, ठीक है, और रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस पर भी हमारा क्या चीज आता है? जमा कर देते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं ना टीसीएस टीडीएस, तो उस पर भी हमें क्या मिलती है? इंटीमेशन मिलती है 201A1 की। तो उसमें भी अगर जो भी कुछ है तो उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, सच ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन मस्ट बी पास इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बोल दिया चलो ठीक है इतना हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं, राइटिंग में पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात समझो कि टाइम लिमिट क्या दिया गया रेक्टिफिकेशन, क्या कभी भी टाइम लिमिट, यानी कि 5-6 साल बाद भी अपना पिछला ऑर्डर वो रेक्टिफाई कर सकता है? देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, अगर ओन मोशन पे करता है वो, ओन मोशन यानी खुद को लगता है कि मेरी गलती है और खुद से ही वो रेक्टिफाई करना चाहता है, यानी कि खुद से कब करेगा रेक्टिफाई? सर रेवेन्यू कम कर दिया इसने गलती से रेवेन्यू क्या कर दिया? इस असेसी का कम कर दिया। ठीक है, जबकि इसका टैक्स जो था, सॉरी रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब इसका टैक्स लायबिलिटी कम कर दिया, यानी कि जबकि था ज्यादा, अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो कब तक केस खोल सकता है और रेक्टिफाई कर सकता है? सर यहाँ पे बोला विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वॉज पास्ट। समझ में आ रहा है? 1920 में मान लो
उसने उस 1920 चल रहा था, 20 एंड 21 में रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई टाइम पर और उसका ऑर्डर पास कर दिया गया। किस में सर? ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर सर, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। हाँ, कोई सा भी ऑर्डर, मान लो 144 में एक ऑर्डर पास किया, 144 में बेस्ट जजमेंट करके उसने ऑर्डर पास कर दिया। कब पास कर दिया सर? सर 31 दिसंबर 2020 को उसने पास कर दिया और उसमें बताया गया कि 10,000 की तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। लेकिन उसको पता चल रहा है कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी इस बंदे की टैक्स लाइबिलिटी इतनी नहीं थी, जबकि इस बंदे की टैक्स लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की। इसने कुछ छुपा रखा था या कुछ और रखा था, हमसे गलती हो गई, हमने कुछ इसको ज़्यादा ही कुछ हमने इसको मतलब छूट दे दी या फिर कुछ ऐसा हुआ, हमने प्रोविजन अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमारी इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है सर? 1 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, बट इसकी हमने टैक्स लाइबिलिटी बनाई थी सर 10,000 रुपए। तो क्या हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? यस सर, रेक्टिफाई कर सकते हैं। कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो इसको, जल्दी बताओ। उसने बोला जिस ईयर में रेक्टिफिकेशन पास हुआ, कौन से ईयर में, कौन से फाइनेंशियल ईयर में सर? 20 एंड 21 में रेक्टिफिकेशन सॉरी ये ऑर्डर निकाला था, तो उसके एंड से 4 साल, 4 इयर्स, तो यानी कि 4 इयर्स बोले तो 24 एंड 25। समझ में आ रहा है? यहां तक वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन उस ऑर्डर का नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बात बताओ। आ गई सर। ठीक है, चलो। अन एप्लीकेशन मेड, क्या बोला? अन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी, अगर असेसी को एप्लीकेशन दिया है, अथॉरिटी शेल within a period of 6 months from the end of the month in which application is received by it pass an order, एक पास कर देता है ऑर्डर के, making the amendment or refusing to allow the claim, making an amendment and refusing to allow the claim। क्या मतलब है बोलो? असेसर अगर सुओ मोटो करेगा तो उसको हमने 4 साल, डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास 4 साल है भाई तुम्हारा रेक्टिफाई करने के लिए अपनी मर्जी से। लेकिन अगर ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ असेसी करेंगे, यानी कि असेसी को लगता है कि सर इन्होंने हमारा मतलब ज्यादा, कब करेगा असेसी, यानी कि कम बनता था टैक्स लाइबिलिटी और डिपार्टमेंट ने क्या किया, ऑर्डर निकाल के ज्यादा कर दिया। और ज्यादा जब कर दिया तो उसने बोला तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय इट। जब उसको एप्लीकेशन मिल गई होगी, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इट, यानी कि डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिली, जिस महीने में मिली, मान लो कि जिस महीने में मिली, कब एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इट, पास कर सकता है ऑर्डर 6 महीने के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है? अन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी, असेसी ने एप्लीकेशन मेड किया और 6 महीने। अच्छा, असेसी कब तक एप्लीकेशन मेड कर सकता है जल्दी बताओ? यही 4 साल उसके पास भी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इन 4 सालों के अंदर अंदर वो असेसी मेड करेगा कभी भी। समझ में आ रहा है? और उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या कर देना, या तो वो अमेंडमेंट कर देगा या तो वो रिफ्यूज कर देगा अमेंडमेंट करने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। चलो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया? रेक्टिफिकेशन अगर करेगा, ऑर्डर पास प्रेजुडिशियल है असेसी के लिए, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। नोट में लिखा गया है कि अगर where any such amendment, यानी कि रेक्टिफिकेशन करते हैं, इफेक्ट द रिड्यूसिंग द असेसमेंट, असेसमेंट को रिड्यूस कर देता है और टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है असेसी की, तो असेसिंग ऑफिसर शैल मेक एनी रिफंड, यानी कि इस सेक्शन में वो रिफंड बनता है तो रिफंड भी दे देगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि 155 में 154 में, अगर ये रेक्टिफिकेशन रखा ही इसीलिए है कि गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सके, तो इसीलिए उसको बोला कि अगर रिफंड बनता है तो वो रिफंड दे देगा, यानी कि उससे ज्यादा टैक्स वसूल लिया गया है, रेक्टिफिकेशन में पता लग रहा है उसका कम था तो वो रिफंड दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या बोल रहा है कि एनहेंस हो जाती है रेक्टिफिकेशन में, अगर ये रेक्टिफिकेशन करते हैं और एनहेंस हो जाता है टैक्स लाइबिलिटी, तो असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व अ नोटिस ऑफ डिमांड, डिमांड नोटिस वो सर्व कर देगा 156 के अंडर में। उसको मान लिया जाएगा कि भाई जो पेबल निकल रहा है तुम्हारा वो पे करो, और वो डिमांड नोटिस भेज देगा सम पेबल के लिए। समझ में आ रहा है? और उसको माना जाएगा कि 146 का डिमांड नोटिस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 156 का डिमांड नोटिस है, और 156 में ही डिमांड मांगी जाती है कि कुछ एनहेंस कर दिया तो, यानी कि तुम्हारा इतनी डिमांड निकलती है, इतनी पे करो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। लास्ट हो गया, खत्म हो गया ये वाला चैप्टर।
डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस क्या होता है? सेक्शन 156 के अंदर डिमांड नोटिस आ रहा है। ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट डिमांड नोटिस इज सर्व्ड फॉर बोलो व्हाट? एडिशनल डिमांड रेज इन दी असेसमेंट। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स क्या बोला? जल्दी बताओ कितनी पेमेंट है? assessee should make the payment of amount demanded within 30 days। 30 दिन के अंदर भैया उसको पूरा का पूरा पेमेंट कर देना। यानी कि डिमांड नोटिस किस में मंगाएंगे? 156 में। कितने दिन में पूरा कर देना? जिस दिन नोटिस आया उसके 30 दिन में, जिस दिन नोटिस सर्व कर दिया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है। वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज एनी रीजन टू बिलीव दैट इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द रेवेन्यू, यानी कि डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक है उसके लिए, रेवेन्यू के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट के लिए हानिकारक है। इफ द फुल पीरियड, पूरा का पूरा 30 दिन अगर सामने वाले को अलाउ कर दिया, नीरव मोदी को हमने अगर 30 दिन का टाइम दिया, हमने बोला उसको इसको 30 दिन का टाइम देंगे तो ये यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा। कहाँ से? इंडिया ही छोड़ के भाग जाएगा। तो क्या करेगा? जॉइंट कमिश्नर की परमिशन के साथ उसको बोलेंगे कि नोटिस में 30 दिन का टाइम नहीं, उससे कम पीरियड भी लगा सकते हैं कि 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर तुम पूरा का पूरा इसको टैक्स को पे करो, वरना हम अपनी प्रोसीडिंग्स चालू कर देंगे। ठीक है? यस सर। इंटरेस्ट लगेगा क्या डिले में? अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो उसको क्या मान लिया जाएगा सर? असेसी इन डिफॉल्ट। उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% फॉर एवरी मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए डिले के लिए उसको क्या पे करना पड़ेगा सर? 1% पे करना पड़ेगा। ठीक है? और अगर उसको और क्या मान लिया जाएगा सर? उसको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। देखो असेसी इन डिफॉल्ट मानने का मतलब क्या होता है? उस पर पेनल्टी भी ठोकी जा सकती है। अगर पेनल्टी कितनी ठोकी जा सकती है? जितना अमाउंट एरियर है, यानी टैक्स का अमाउंट एरियर, वहां तक हम क्या करेंगे? उस पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है? वेयर एनी सम इज डिटरमाइंड टू बी पेबल बाय द असेसी, यानी पेबल निकल रहा है उसका बाय द असेसी, या फिर बाय द डिडक्टर और कलेक्टर अंडर सेक्शन 143(1) में 200(a)(1) 206 CB में उसका क्या निकल रहा है? पेबल निकल रहा है। तो इंटीमेशन अंडर दोज सेक्शन, जो इनको इंटीमेशन आई है ना 143(1) में इंटीमेशन आई, TDS वालों को इसमें आई, TCS वालों को इसमें आई इंटीमेशन, तो इंटीमेशन को ही मान लेंगे क्या सर? डिमांड नोटिस मान लेंगे, और डिमांड नोटिस मान लेंगे और उनको बोलेंगे कि भैया पे करो। ऐसा नहीं कि मैं अलग से 156 का नोटिस भेजूंगा तुम्हें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। इंटीमेशन भेजी मतलब उसी को डिमांड नोटिस मानने का तुमको, और उसी को ही पेमेंट कर देने का। समझ में आ गया क्या ये वाला पूरा चैप्टर?